Assalamu alaikum. I am here, Mirza Zohaib Beg, and I'm going to discuss about the next topics of the molluscan success. As you know, our book name is the Zoology, and the course name is the Invertebrate Diversity. This one is the topic name is the class Gastropoda, and there are the many maintenance functions that are present in the gastropods. तो लाइक अब हम देखते हैं कि मुलस्कन्स जो हैं उसकी जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, वो कैसी होती हैं, और साथ में हम इसकी सबसे लार्जेस्ट क्लास जो क्लास गैस्ट्रोपोड है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास गैस्ट्रोपोडा जो है जब हम इस वर्ड पे गौर करते हैं तो ये बेसिकली दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड का नाम है गैस्ट्रो और दूसरा का नाम है पोडा। पोडा मीन फीट और गैस्ट्रो मीन डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें जो है वो प्रेजेंट होता है डेवलप फॉर्म में। और दूसरा फीट एक मेन स्ट्रक्चर है जो इसकी पूरी बॉडी में आप कह सकते हैं कि एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर के तौर पे नजर आती है। आगे चल के देखते हैं कि हम इनमें जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और प्लस उसकी जो फीट है, जो फुट है, वो कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का की क्लासिफिकेशन में हमारे पास टोटल 8 डिफरेंट क्लासेस हैं इस फाइलम से बिलोंग करती हैं। एज यू नो, द मोलस्का स्टैंड फॉर द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। जितने भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं उनको मोलस्क बोलते हैं। और इसकी सबसे पहली क्लास है जी क्लास गैस्ट्रोपोडा। और इस क्लास गैस्ट्रोपोडा में हेलिक्स, स्पर्सा और नेरिटा वगैरह आ जाते हैं। ये इस ग्रुप से है। स्नेल और स्लग जो है इन कॉमनली कहते हैं। तो जैसे कि ये आपके सामने ये स्नेल नजर आ रहा है, और सेम ऐसे ही आगे स्नेल स्लग जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। सेकेंड वन जो है वो क्लास है बाइवेल्विया। बाइवेल्विया जो है 2 वेल्व्स की वजह से इन्हें कहते हैं। और इनमें आ जाते हैं एनोडोंटा माइटिलस, दैट इज अ मेरीन वाटर मसल। एनोडोंटा इज अ फ्रेश वाटर मसल। और वीनस जो है ये इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये हैं फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर मसल के का ग्रुप। और इसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट वन क्लास सिफेलोपोडा। एक हाईली डाइवर्स क्लास हम पढ़ेंगे, और एक ऐसी क्लास जिसके मेंबर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट रखते हैं। उनमें हाईली डेवलप उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। मेमोराइज करना, किसी भी चीज़ को लर्न करना, ये सिफेलोपोड्स में खासतौर पे ऑक्टोपस जो है इस डायग्राम में देखें तो इस इमेज के अंदर जो है वो आपको ये ऑक्टोपस नजर आ रही है। और दीज आर द ऑक्टा टेंटिकल्स that are present, arms are also called as arms in the octopus. So it includes the octopus, loligo, sepia, also called as a cuttlefish, and nautilus. ये सारे के सारे इस सिफेलोपोड से बिलोंग करते हैं। सिफेलोपोड्स के बाद नेक्स्ट क्लास है क्लास नंबर 4, क्लास पोलीप्लेकोफोरा, जिसके बहुत सारे बेल्स होते हैं। और पोली मीन मैनी, और प्लेको मीन प्लेट लाइक, फोरा मीन टू बियर। और इसमें आ जाते हैं काइटन। काइटन जो है वो भी इस ग्रुप से बिलोंग करता है। क्लास मोनोप्लेकोफोरा, जिसमें न्यूप्लाइना जो है न्यूप्लाइना प्रेजेंट है, लाइक दिस वन इज अ न्यूप्लाइना। और ये इसी मोनोप्लेकोफोरा से बिलोंग करता है। सिंगल प्लेट, पूरी बॉडी जो है शेल जो है वो सिंगल प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद जी क्लास एप्लेकोफोरा न्यूमीनिया इस पे आ जाएगा। और क्लास कैफोपोडा में जो है टेंटेलियम जो है इस ग्रुप में आता है। और लास्ट क्लास कार्डोफोविएटा, क्लास कार्डोफोविएटा में चेटोडर्मा जो है वो आ जाते हैं एज एन एग्जांपल। So these are the 8 different classes of Phylum Mollusca, and the different examples belong to these classes as I have already discussed. So the next one is about the first class, name is the class Gastropoda. हमने देखना है कि क्लास गैस्ट्रोपोडा जो है इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इस ग्रुप में जितने भी इस ग्रुप में आने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दिखने में कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हैबिटेट एज अ फर्स्ट फैक्टर। हैबिटेट ये ऐसी क्लास है कि जो तीनों जगहों पर सर्वाइव करती है, तीनों हैबिटेट्स में, लाइक मैरीन वाटर, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। There are more than 35,000 species that belongs to this class Gastropoda, and so that's why it is the largest class in phylum Mollusca. Large diversity की वजह से जो है ये जो है इसकी जो है लार्जेस्ट क्लास भी है ये गैस्ट्रोपोडा एज होस्ट। आपने इससे पहले जो फाइलम्स पढ़े, लाइक इससे पहले जो चैप्टर्स पढ़े उनमें फ्लैटवर्म्स के बारे में आपने डिस्कस किया कि मुख्तलिफ तरह के जो फ्लैटवर्म्स हैं जिनमें फ्लूक्स वगैरह भी आ जाती हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट ट्रीमाटोड्स पैरासाइट जिन्हें हम बोलते हैं, वो उनका इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो स्नेल पड़ा था। तो दैट मीन के इट आल्सो एक्ट एज अ होस्ट इन डिफरेंट
kind of life cycles in different animals. So the locomotion is the next topic. How they can move. It is very interesting question. ये move कैसे करते हैं? जब हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं तो लाइक इस डायग्राम में देखिए तो आपको सबसे बाहर ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये शेल है. This one is a highly coiled shell present in the garden snail. These are the tentacles where the eyes are present. Here is a mouth, and this one is a digestive system. Uh, it includes the stomach, it includes the intestine, and here are also the lung system that is involved in the respiration. And our heart is present in the mental, in the especially in the mental cavity, and as a visceral mass. And here is a kidney as an excretory structure. So लोकोमोशन जो है ये मूव कैसे करते हैं इनकी बॉडी में अगर देखा जाए तो ये सबसे नीचे ये एक सिंगल फुट अमूमन प्रेजेंट होता है, लेकिन मुख्तलिफ इसके मेंबर्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से मूव करते हैं. तो सबसे पहले देखिए कि लोकोमोशन के लिए सिंगल फुट इज प्रेजेंट एंड द फुट इज सिलिएटेड एंड ग्रैनुलर. So that means it secretes the sticky secretions where it can move as a trailing movement और क्रीप करता है सबस्ट्रेट के ऊपर. जो स्मॉलेस्ट गैस्ट्रोपोड्स हैं उनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं और वो ही जैसे कि बताया कि म्यूकस पाथवे जो बनता है इसकी स्टिकी सिक्रीशन से उसके ऊपर वो प्रोपल्शन मिलती है. थर्ड इज द लार्जेस्ट ग्रुप्स की बात कर लें. लार्जेस्ट गैस्ट्रोपोड्स जो हैं तो उनमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है. जो फुट है वो फुट जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो सबस्ट्रेट्स के आगे मूव कर जाता है. फुट ना सिर्फ जो है वो वॉकिंग के लिए वॉकिंग के लिए यूज होता है बल्कि क्लीनिंग किसी भी चीज के साथ अटैच होने के लिए सबस्ट्रेट के साथ या पानी के अंदर जो है स्विम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ये. और एक और मैकेनिज्म ये है कि इनका जो ब्लड है इनसाइड द बॉडी इनका जो ब्लड होता है वो एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन या हाइड्रोलिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट करता है और वो भी इसको लोकोमोशन प्रोवाइड करता है. So this one is totally about the locomotion in different gastropods, like the smallest gastropods and largest gastropods. The next topic is the feeding and digestion. That means how they can feed and what kind of food they are used, and how this food is processed in the digestive system. So the first one is the nutrition. ये इनकी जो खुराक है अगर हम इनकी खुराक देखें तो एल्जी को अपनी खुराक के तौर पे यूज करते हैं. ये प्लांट्स पे यूज करते हैं. ये स्कैवेंजर्स बी कहलाते हैं. ये जो है ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखते हैं. ये प्रीडेटरी लाइफस्टाइल भी रखते हैं. तो इतनी ज्यादा जो डाइवर्सिटी है इनकी उसकी बड़ी वजह उनमें से एक बड़ी वजह ये भी है कि न्यूट्रिशन बड़ी वास्ट है. बहुत सारी चीजों को ये अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. The next one is the digestive system. इनका digestive system like अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस डायग्राम के अंदर भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इसको with this paragraph इसको डिस्कस करते हैं. Anterior portion of digestive system that is called proboscis contain radula. इनका जो माउथ है उसके अंदर एक जो है इनकी बॉडी में एक प्रोबोसिस लाइक स्ट्रक्चर होती है और प्रोबोसिस के पास जो है मतलब प्रोबोसिस जो है वो रेडुला जो है वो प्रोबोसिस मतलब के साथ अटैच होता है और इम्पोर्टेंट फॉर प्रीडेटरी स्नेल, यानी वो जो स्नेल प्रीडेटर लाइफस्टाइल रखते हैं, लिविंग स्टाइल रखते हैं, उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रोबोसिस का होना. सबसे पहले एक स्नेल जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है एनिमल फ्लैश, यानी जिस एनिमल को इसने मतलब अपनी फूड बनाना होता है, इवन वो जगह जहां पर किसी दूसरे एनिमल का पहुंचना मुश्किल है वहां पर बड़ी आसानी से ये अपने इस प्रोबोसिस को इंसर्ट करते हैं और वहां से फूड स्क्रैच कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडुला. सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिलेटेड है. ओके तो ये हम ये पढ़े कि इसमें हमने देखा कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सिलेटेड होता है और देन वो फूड जो है वो आगे मूव करती है. म्यूकस मैस ऑफ फूड जो है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोस्टाइल. समटाइम ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रोटोस्टाइल. तो प्रोटोस्टाइल बेसिकली एक फूड जब म्यूकस मैस में एक स्ट्रिंग की शेप इख्तियार कर लेती है तो दैट स्ट्रिंग ऑफ म्यूकॉइड फूड इज कॉल्ड एज अ प्रोटोस्टाइल.
प्रोटोस्टाइल जो है उस जो सीलिया है वो प्रोटोस्टाइल को रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद देन नेक्स्ट स्टमक की तरफ जो है उसको प्रोपेल करते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये इसका रेडुला है, दिस वन इज अ रेस्पिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ से फूड जो है माउथ में एंटर होती है। माउथ के बाद जो है नेक्स्ट फूड जो है वो मूव कर जाती है। नेक्स्ट यहाँ से जो है फूड की जो मूवमेंट देखी जाती है, लाइक अगर आप देखें तो इस जगह पर, तो यहाँ पर ये फूड जो है ये मूव कर जाती है नेक्स्ट पाथवे में। ये देखिए ये माउथ से देन स्टमक की तरफ, और स्टमक में एज अ म्यूकस मैस की फॉर्म में ये भेजी जाती है, और आगे स्टमक से नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, और इसी स्टमक के अंदर विसरल मैसेस हैं। ये विसरल मैस और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है मुख्तलिफ तरह की डाइजेस्टिव सिक्रीशंस खारिज करते हैं। दैट मीन दे सिक्रीट द डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स इनटू द स्टमक, where these enzyme free this food from the protostyle, यानी वो जो म्यूकस का कवर है उस फूड के इर्द ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उससे उसको सेपरेट करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। जितना भी वेस्ट है वो इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है, लाइक दिस वन इज द इंटेस्टाइन ऑफ दिस snail, and from intestine this food this undigested waste that is called the undigested food that is called as a waste move outside from the body through the anus। तो ये anus इसकी बॉडी में प्रेजेंट है जिसके थ्रू वेस्ट बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएंगे। तो ये है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन केस ऑफ द गार्डन स्नेल। नेक्स्ट जी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है जैसे कि मैं पहले बता चुका था लास्ट लेक्चर में भी कि मेंटल कैविटी जो है इनमें प्रेजेंट होती है, और वो कैविटी एक ऐसी है कैविटी है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उन्हीं में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स हैं, यानी जो कहा जाता है कि जो पहले गैस्ट्रोपोड्स थे, और उन गैस्ट्रोपोड्स के अंदर 2 गिल्स प्रेजेंट थे, लेकिन अब जो गैस्ट्रोपोड्स हैं जिन्हें मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स कहते हैं, उनकी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल एक ही गिल प्रेजेंट है जिसके थ्रू वो रेस्पायर करता है। तो दूसरा गिल किधर गया? एवोल्यूशनरी जो है एडवांसमेंट के साथ साथ जो है जब शेल कॉइलिंग हुई, शेल कॉइल हुआ इन गैस्ट्रोपोड्स का, तो शेल कॉइलिंग की वजह से एक जो है इन्होंने गिल लॉस कर दिया, और फिर एक ही गिल की वजह से ये रेस्पायर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है, दिस लीफी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ गिल that is used for the respiration in modern gastropods. What is the mechanism of respiration in case of snails? So some gastropods different mechanisms हैं, different तरह के जो इसके species हैं, animal species हैं, like some gastropods हैं rolled extension of mental siphon as inhalant type tube। कुछ के अंदर जो है होता ये है कि उनमें मेंटल की जो ओपनिंग है जिसे साइफोन बोलते हैं, उसको इनहेलेंट ट्यूब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू पानी भी दाखिल होता है, तो पानी के अंदर जो है वो एयर भी एंटर होती है। ऐसी कुछ बरोइंग स्पीशीज हैं जो जमीन के अंदर जो है बरोइंग करती हैं जमीन के अंदर रहते हुए, तो वो अपने साइफोन जो है वो हमेशा पानी से या जो भी लैंड है उससे बाहर निकाली होती है वो साइफोन। तो उसी के थ्रू देन क्योंकि साइफोन बाहर होती है, बॉडी इनसाइड द सबस्ट्रेट होती है, तो इस तरह से वो जो एयर है वो ट्रैप होती है इनसाइड देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। गिल्स आर लॉस्ट और रिड्यूस्ड इन लैंड स्नेल लाइक पल्मोनेट्स हैं रिचली वेस्कुलर मेंटल फॉर गैस एक्सचेंज। तो कुछ जैसे कि पल्मोनेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम पल्मोनेट्स जो है वो लैंड स्नेल्स को हम पल्मोनेट्स बोलते हैं, और उनके अंदर कहा जाता है कि गिल्स या तो लॉस हो चुके हैं या रिड्यूस हो चुके हैं, यानी अंडर डेवलप हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि उनकी जो मेंटल है उसको एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और वहां पर बहुत सारी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में रिचली वेस्कुलर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट थी। तो दैट इज यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एयर। तो इसी तरह ये जो है रेस्पायर करते हैं, ये जो एयर का ट्रैप होना और बॉडी से बाहर निकलना जो इस एयर का, वो ड्यू टू द मेंटल कॉन्ट्रैक्शन। जब मेंटल कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो देन वो एयर जो है वो सर्कुलेट करती है, एयर एंड वाटर जो मीडिया है वो सर्कुलेट करता है और मेंटल कैविटी में पहुंचता है। दिस वन इज अबाउट द रेस्पिरेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। The circulatory system is an open circulatory system। आप सब जानते हो कि 2 तरह की सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जो जिसमें ब्लड डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता,
और वो डायरेक्टली जो टिश्यूज होते हैं उनको बात करता है, उसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इसमें हार्ट जो है वो प्रेजेंट है। और हार्ट की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो 2 एट्रियस हैं और 1 वेंट्रिकल है। और ये भी कहा जाता है कि जब शेल कॉइलिंग हुई तो उस दौरान इन्होंने 2 में से 1 एट्रिया जो है वो लूज कर दिया, यानी वो भी रिड्यूस हो गया। और ब्लड अमूमन जो है इसमें सर्कुलेट करता है इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में, और दैट इज यूज्ड फॉर द transport of the nutrients, exchange of the gases, and the removal of the waste. So the blood is the main media for the as a circulatory media. So the next one from the circulatory system, अगर हम next देखें तो यहाँ पे आ जाता है जी, नेक्स्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम। एक गार्डन स्नेल जो है या एक जो गैस्ट्रोपोड्स से बिलोंग करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो उनका नर्वस सिस्टम क्या है। जब नर्वस सिस्टम देखा गया तो पता चला कि इनका नर्वस सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। आपने देखा कि जब स्टार्ट पे फर्स्ट फाइलम था, फाइलम पोरीफेरा, तो फर्स्ट फाइलम से जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे हैं तो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इवॉल्व हो रही है, वो हाईली डेवलप हो रही है। इसी में जब पहुंचा फाइलम मोलस्का तक हम पहुंचे तो जो नर्वस सिस्टम है वो टोटल 6 गैंग्लियंस पे मुश्तमिल है। एमसीक्यू भी आता है और इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उनमें से ये पेयर फॉर्म में होता है, 2 गैंग्लियन, यानी एक पेयर जो है वो हेड में होता है, एक पेयर फुट में होता है और एक पेयर इसके विसरल मैस में होता है। So this one is a distribution of the ganglion in the different region of the garden snail. Due to torsion, primitive gastropod nerve twisted and attached with ganglion. जो primitive gastropods थे उनमें टॉर्शन की वजह से जो है टॉर्शन हुई प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स में, तो उस ट्विस्टिंग की वजह से जो है नर्व सिस्टम भी ट्विस्ट कर गया और वो गैंग्लियन के साथ अटैच हो गया। लेकिन जो गैस्ट्रोपोड्स अभी जो लेटेस्ट गैस्ट्रोपोड्स हैं, मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स एवोल्यूशन के साथ साथ, उनमें क्या हुआ कि नर्व्स जो है वो अनट्विस्ट हुई, यानी पहले वो ट्विस्टिंग होगी, अब वो क्या होगी मॉडर्न नेक्स्ट वाले गैस्ट्रोपोड में वो अनट्विस्टिंग होगी और वो प्रॉपर अरेंज हो गई है वो नर्व्स हेड रीजन में। और उन्होंने हेड रीजन में जाके क्या बना लिया, गैंग्लियन बना लिया, वो नर्व्स हैं। तो इस तरह से इनमें नर्व्स की अरेंजमेंट यहाँ पर देखी गई है। सेंसरी ऑर्गन्स, मुख्तलिफ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रोपोड्स में, लाइक आइज एक्ट एज अ फोटो रिसेप्टर। और आइज जो है कुछ में तो सिर्फ अंडर डेवलप्ड आइज होती हैं और कुछ में हाईली डेवलप्ड आइज होती हैं। जो अंडर डेवलप्ड आइज हैं उनमें अगर देखा जाए तो वो बड़ी सिंपल सी आइज हैं, जस्ट एज अ फोटो रिसेप्टर स्ट्रक्चर रखती हैं। लेकिन जिसमें डेवलप हुई है तो टेंटिकल्स के ऊपर आइज लोकेट होती हैं, उनकी पोजीशन है और वो फोटो रिसेप्टर सेल्स पे मुश्तमिल है। उनमें लेंस भी प्रेजेंट है, उनमें कॉर्निया भी प्रेजेंट है। द सेकंड स्ट्रक्चर there is a sensory organ in the case of sensory structure in case of gastropod is a statocyst. Statocyst is a georeceptor, act as a georeceptor, and it responds to the gravity present in the region of the foot. यानी जो आइज हैं वो टेंटिकल्स में प्रेजेंट है, जबकि जो इनके जो स्टेटोसिस स्ट्रक्चर है वो इसके फीट में प्रेजेंट है और ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करता है। थर्ड स्ट्रक्चर इज ऑस्फेरिडिया दैट एक्ट एज अ chemoreceptor to locate its food and to know about its predator, जो इसका predator है उसके बारे में जानता है और इस हवाले से chemoreceptor के तौर पे एक्ट करता है और वो प्रेजेंट होता है इनसाइड इट्स मेंटल कैविटी। The next topic is about excretory system, how they excrete, because the animals that are present before this group have the protonephridial structure. So the nephridia also present in case of this group, and there are the 2 nephridia are present, but one is lost like due to the shell coiling. जैसे कि आपने देखा कि इससे पहले भी जो different structures हैं, जैसे आरिकल जो एक एट्रियम है वो भी लूज किया इन्होंने उस शेल कॉइलिंग की वजह से, ऐसे ही एक नेफ्रिडिया लूज करना पड़ा इन्हें उस शेल की कॉइलिंग की बिना पर। तो नेफ्रिडिया की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रिडिया में हम कहते हैं कि इसमें एक सैक होता है और वो सैक जो है फोल्डेड वॉल्स पे मुश्तमिल होता है और कनेक्टेड होता है टू द पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी जिसे सिलोम बोलते हैं, जो हार्ट की कैविटी है, उसी के अंदर ये नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो हमेशा बनते हैं जो फ्लूइड आता है इनकी बॉडी के अंदर, और वो फ्लूइड जो बॉडी के अंदर आता है या जो इसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है इसकी शेल वाली साइड पे, तो उसको उसमें से फिल्टर कर लिए जाते हैं मटेरियल जो है, और
फिर इसको सिक्रीट किया जाता है इनटू सीलोम फ्रॉम द ब्लड, यानी ब्लड से इसको सीलोम की तरफ जो है वो भेज दिया जाता है, मतलब उस सीलोम में पोर आउट किया जाता है। नेफ्रिडिया selectively reabsorb the nutrients and the usable material or the different organic molecules from this waste, and nephridia open into the mental cavity. नेफ्रिडिया मेंटल कैविटी में ओपन होते हैं। जो लैंड स्नेल है वो जब देखते हैं तो इट ओपन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी एडजेसेंट टू द मेंटल कैविटी एट एनल ओपनिंग, यानी एनल ओपनिंग और मेंटल कैविटी के बिल्कुल साथ ही जो है लैंड स्नेल्स के अंदर जो वेस्ट है वो रिलीज कर दिया जाता है। There are the different waste products. It depends upon the habitat of that individual. Like in case of gastropods, there are the two different main habitats, like aquatic habitat and terrestrial habitat. जो aquatic gastropods हैं, यानी पानी में पाए जाते हैं, उनकी बॉडी से अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होता है। और जाहिर सी बात है कि अमोनिया हाईली टॉक्सिक तो है, लेकिन ये टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करते हैं उस वाटर की मदद से। जो पानी एक्स्ट्रा मौजूद है जिस मीडिया में ये प्रेजेंट है, तो वहाँ पर डाइल्यूट फॉर्म में ये वहाँ पे ये अपने अमोनिया को डाइल्यूट करते हैं और एक्सेस ऑफ वाटर की प्रेजेंस की वजह से इन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ती। और जबकि टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड्स जाहिर सी बात है पानी को कंजर्व करने, और पानी को कंजर्व करने के लिए वो एक इनसॉल्युबल वाटर जो है एक्सीडी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो कि और उसे यूरिक एसिड बोलते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में ये रिलीज करते हैं बाय द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द यूरिक एसिड। तो ये आता है टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड्स के अंदर मैकेनिज्म कि वो वाटर को कंजर्व करने के लिए यूरिक एसिड को बॉडी से रिलीज करते हैं। नेक्स्ट जी रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ देयर फंक्शंस। एंड द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में इनमें आ जाता है जी, जब हम इनमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिप्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अच्छा, दो तरह के इनमें मैकेनिज्म्स हैं, कुछ ऐसे गैस्ट्रोपोड्स हैं जो डाइशियस हैं और कुछ ऐसे हैं जो मोनोशियस हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डाइशियस। मेनी मेरीन स्नेल्स आर डाइशियस, gonads are spiral of visceral mass, ducts are discharged into the sea. These ducts discharge the gametes or the fertilized eggs into the ओपन वाटर बॉडी। लाइक अगर इनमें देखें तो मेरीन स्नेल्स होते हैं जो डाइशियस हैं, उनमें क्या होता है कि गोनेड्स के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं, तो गैमीट्स जो है वो स्पाइरल टू द विसरल मैस जो है वो डक्ट्स होती हैं। इन विसरल मैस के इर्द गिर्द जो है वो स्पाइरली कॉइल्स डक्ट्स होती हैं, जिनके थ्रू मूव करते हुए वो गैमीट जो है वो सी में ड्रॉप कर दिया जाता है और वहां पर जाके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन वो एनिमल्स जो मोनेशियस हैं, जैसे दूसरे जितने भी स्नेल्स हैं, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और म्यूचुअल स्पर्म ट्रांसफर होता है, कपुलेशन होती है, यानी दो स्नेल जो है वो आपस में ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपनी गैमीट्स को और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पीनस प्रेजेंट है और फीमेल में जो है वो विजाइना प्रॉपरली प्रेजेंट होती है। पीनस जो है इज फॉर्म बाय द फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल। जो बॉडी वॉल है इसकी जो आउटर कवरिंग है उसकी फोल्डिंग जो है वो पीनस स्ट्रक्चर के तौर पर एक्ट करती है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ग्लैंडुलर होगा जो कि उसके एग के इर्द म्यूकस सीक्रेट करेगा और एग को एनकैप्सुलेट करेगा और अराउंड द फर्टाइल एग। व्हाट इज प्रोटेंड्री? प्रोटेंड्री ये है कि इनमें कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो जिनमें जो है प्रोटेंड्री मैकेनिज्म पाया जाता है। प्रोटेंड्री एक ऐसी कंडीशन है कि जब एक ऑर्गेनिज्म मोनेशियस है तो मोनेशियस डेफिनेटली एक ही बॉडी पर दोनों जो है वो ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, और लेकिन मेल जो टेस्टिस हैं वो पहले डेवलप करेंगी ओवरी से। तो जब मेल पहले डेवलप करेंगी तो इसका मतलब एक जो मेल होगा जिसकी पहले टेस्टिस डेवलप की है, तो वो दूसरी जो बॉडी होगी फीमेल की, दूसरे जो स्नेल की फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी जो डेवलप हो चुकी होगी, उनके साथ फिर वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा। डेवलपमेंट एग्स आर शेड सिंगली और इन मैस इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है उनमें एग्स जो है वो सिंगली भी रिलीज किए जाते हैं और वो जो है वो मैस की फॉर्म में, एक लार्ज नंबर की फॉर्म में भी बॉडी से बाहर खारिज किए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स आर फर्टिलाइज्ड एग्स आर डिपॉजिटेड इन जेलेटिनस मेसेस। और जैसे कि यॉकी एग है, हम टेस्टियल सेल की बात कर लें तो टेस्टियल कंडीशंस हैं तो उनसे बचाना है उस एग को, तो उसके लिए जरूरी है कि वो एग जो है वो कवर्ड हो और उसके इर्द गिर्द एक कैल्केरियस शेल मौजूद होता है और इसी कैल्केरियस शेल को ये हमेशा
डिपॉजिट कर देते हैं, स्पेशली इन द मॉइस्ट रीजन। यानी ये भी नहीं कि बिल्कुल ड्राई प्लेस पे इनको जो है वो बॉडी से मतलब ये रिलीज करते हैं, ड्राई प्लेस पे ले करते हैं, बल्कि उसके लिए भी ये कोशिश करते हैं कि अगर टेरेस्ट्रियल मीडिया भी है तो कोई ऐसी जगह जहां पर मॉइस्चर ज्यादा से ज्यादा हो, वहां पर जाके ये अपने एग्स को ले कर देते हैं। तो ये एनकैप्सुलेटेड शेल्ड एग जो है ये अपनी बॉडी से खारिज करते हैं, कैलकेरियस सेल इनकैप्सुलेटेड देम। इसके बाद आ जाता है जी टाइप्स ऑफ लार्वा। So there are two types of larvas formed during these developmental stages. Like the first larval stage is the trochophore larva, and the second larva is called as the villiger larva. What do you say about the trochophore larva, and what do you say about the villiger larva? This one is a very important short question. Past paper में question आया हुआ है कि what is a villiger larva? तो trochophore larva it is a top shaped larva, free swimming larva है, और ये marine gastropods हैं, उनमें present होता है। और इसकी टॉप शेप लार्वा जो है ये ये लार्वा जो है स्पाइरली क्लीवेज की वजह से बनता है। विलिगर लार्वा भी जो है वो नेक्स्ट टू द ट्रोकोफोर लार्वा इसकी प्रोडक्शन होती है। that mean the trochophore larva is changed into the villiger larva, and there are some characteristics through which we can determine either this larva is the trochophore, either this one is a villiger larva. So what are these characters? The characteristics: the villiger larva is free swimming larva with foot, eyes, tentacles and shell. यानी इसमें काफी हद तक जो बॉडी की स्ट्रक्चर्स हैं वो बन चुकी होती है। समटाइम ट्रोकोफोर डज नॉट प्रोड्यूस, बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि ट्रोकोफोर नहीं बना, बल्कि वो जो एग है, फर्टिलाइज एग है, वो डायरेक्टली विलिगर लार्वा में चेंज हुआ है। तो जब वो प्राइमरी लार्वा के तौर पे विलिगर लार्वा बनता है तो टॉर्शन होती है। टॉर्शन, देयर इज अ कॉइलिंग ऑफ द शेल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ टॉर्शन। occur during the villiger stage, it settle and develop into adult. वो वहाँ पे सेटल हो जाता है और फिर अडल्ट में डेवलप हो जाता है। ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप क्लियर कर सकते हैं। दिस वन इज अ टॉप शेप लार्वा। टॉप हम लट्टू को बोलते हैं, जैसे एक लट्टू की शेप होती है, चूंकि वैसी ये शेप होती है इस ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज की। तो अगर आप देखें तो इसमें ये सिलिएटेड एपिकल सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ पे इसका माउथ है, ये जो वेल्व है इसमें ये यहाँ इसमें दरमियान में माउथ है, और माउथ लीड टू द दिस स्टमक एंड स्टमक इनटू द एनस। इसके अलावा भी एसोफेगस वगैरह प्रेजेंट होता है। ये आपको इसके ऑल अराउंड इट्स वेल्व जो है वो सीलिया प्रेजेंट होंगे, नीचे अपर साइड पे भी और लोअर साइड पे भी। जबकि जो विलिगर लार्वल स्टेज है, अगर आप देखें तो उसमें काफी हद तक जो है वो डेवलपमेंट हो चुकी है, मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर्स बन चुकी हैं, जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली बन चुका है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा जो है इनके जो है हम मस्कुलर सिस्टम भी हाईली डेवलप है। तो ये वो चीजें हैं जो इसमें डेवलप हो चुकी हैं, और एक प्रॉपर आपको इनके ऊपर ये कवरिंग नजर आ रही है, एंड दिस कवर इज नोन एज द शेल। So this one is totally about the maintenance functions or the general characteristics of the gastropods. तो इसके बाद जो है हम मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर में, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और जितना हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।